Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about a very important topic from Pakistan affairs and current affairs, and that is OIC and Pakistan, promoting Muslim unity and cooperation. तो आज के लेक्चर में हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये जाने कि ओआईसी क्या है, फिर पाकिस्तान का इसमें रोल क्या है, ये कब बना, क्यों बना, किस मकसद से बना। ठीक है। और साथ में ये किस तरह मुसलमानों के अंदर एक यूनिटी को क्रिएट कर रहा है और कोऑपरेशन ला रहा है। ठीक है, ये तमाम के तमाम चीजें जो है आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों के लिए स्क्रीन बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली जो है नजर आए। आई होप नाउ इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, ओआईसी जो है इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं? काइंडली आप लोग मुझे चैट में लिखें कि आप लोगों ने इसके बारे में पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है, कैन दी ओआईसी ओवरकम इट्स इंटरनल डिवीजन एंड राइज एज अ स्ट्रॉन्गर वॉइस फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड इन ग्लोबल अफेयर्स? कि क्या ओआईसी जो है एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है बन सकता है, जो स्ट्रांग हो, जिसकी हर बात मानी जाए। इसी तरह हाउ हैज पाकिस्तान लिवरेज्ड इट्स रोल विद इन दी ओआईसी? पाकिस्तान का ओआईसी में रोल क्या है टू एड्रेस प्रेसिंग इश्यूज लाइक कश्मीर एंड इस्लामोफोबिया एंड नाउ पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट? इज ओआईसी स्टिल रेलेवेंट टुडे? क्या आज भी ये इतना इफेक्टिव है या एक डेड हॉर्स बन चुका है? हैज इट बिकम अ सिंबॉलिक एंटिटी विदाउट रियल इन्फ्लुएंस? के जो जिस जो जिसके पर ना हो। ठीक है, तो क्या ये एक ऐसा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता, या जो है रेलिवेंट है, दुनिया को इसकी जरूरत है या मुस्लिम ममालिक को इसकी जरूरत है, और ये कितना इफेक्टिव है और कितना इफेक्टिव हो सकता है? ठीक है, मोहम्मद अली जना का एक कॉल है, ये याद आता है कि मुसलमानों की जो यूनिटी है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि इनकी बिका हो, इसके सर्वाइवल हो, ये लोग जो है अपनी बिका के लिए एक साथ रहे, नहीं, बल्कि ये इस्लाम के लिए हो, ये उम्मा की तरक्की के लिए हो। इसी तरह तैयब उर्तगान साहब ने कहा था कि ओआईसी कैन ओनली बी ए स्ट्रांग एज इट्स मेंबर स्टेट्स कमिटमेंट टू द आइडियल्स ऑफ मुस्लिम यूनिटी एंड कोऑपरेशन। कि ओआईसी तब ही स्ट्रांग बन सकता है, मजबूत बन सकता है, पावरफुल बन सकता है, जब इसके जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं अगर वो कमिटमेंट करें कि हम मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करेंगे, हम मुसलमान मिल बैठकर काम चलाएंगे। ठीक है, तो ये तो चंद वो बातें हो गई जो कि आज के लेक्चर है में हमने इसको डिग आउट करना है कि क्या वाकई में ओवैसी ऐसा है या उसमें खराबियां है या उसके जो है इफेक्टिवनेस है या नहीं है। ठीक है, ओवैसी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। इसको दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन समझा जाता है आफ्टर यूएन, यूनाइटेड नेशंस के बाद। ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 57 कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, और उसमें मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज है और चंद जो है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं। ठीक है, अगरचे वो मुस्लिम कंट्रीज नहीं है लेकिन वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में, इस ऑब्जेक्टिव के साथ, मकसद के साथ कि मुसलमानों या इस्लामिक वर्ल्ड के जो इंटरेस्ट है, मफाद है, उसकी हिफाजत की जाएगी, दुनिया में अमन कायम करेंगे, हारमनी लाएंगे, पीस लाएंगे। ठीक है, यह इसका मकसद था।
पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है। पाकिस्तान एक एक्टिव मेंबर है ओआईसी का। ठीक है। और वो जो है, जो इसका मकसद है कि दुनिया में अमन पे लाना, इसी तरह मुस्लिम यूनिटी लाना। ठीक है। चाहे वो कश्मीर का काज हो, चाहे वो पैलेस्टाइन का काज हो, ठीक है, चाहे वो इसराइल को क्रिटिसाइज करना हो, तो पाकिस्तान इन सारी चीजों में अपना रोल अदा कर रहा है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके सामने हर्डल्स भी है, चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। वो क्या क्या है, वो आज के लेक्चर में पढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा अबाउट एआईसी देख लेते हैं कि कितने मेंबर्स हैं। 57 टोटल मेंबर्स हैं। ठीक है। जो कि तकरीबन 2 बिलियन मुस्लिम, दुनिया में जो 2 अरब मुसलमान हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन इसके जरिए होती है। और ये क्यों बना था, जब 1969 में अल अक्सा मॉस्क, जो मुसलमानों का एक हेरिटेज समझा जाता है, उस पर हमला हुआ। उसके बाद जो है, इन लोगों ने सोचा कि ये हमला सिर्फ अल अक्सा मॉस्क पर नहीं, ये तो कल किसी भी मुसलमानों का जो काबा है, जो मस्जिद नबवी है, ये तो उधर भी हो सकता है। लिहाजा हमने इस्लाम को भी प्रोटेक्ट करना है, और जो हमारा इस्लामी जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन देनी है, और सब ने देनी है। इसके लिए हमने इकट्ठा होना है, एक आवाज होना है। तो लिहाजा हम मिलते हैं और अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसको जो है नाम देंगे ओआईसी। ठीक है। अब इसका के कुछ मकासिद हैं, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन किस लिए काम करता है, ताकि कोऑपरेशन फैले, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, साइंटिफिक हो, सोशल हो, तमाम चीजों में कोऑपरेशन हो। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस दुनिया में हो रही है, जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं खास तौर पर मेंबर स्टेट्स में, उसको एड्रेस किया जाए। ठीक है। ये इनके की पॉइंट्स है या मकासद है। बड़े बड़े चीजें अगर आप देखना चाहते हैं तो वो ये है कि दुनिया में इंटरनेशनल पीस हो, सिक्योरिटी पर काम करे। इसी तरह इस्लामिक होली साइट्स जितने भी हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। इसी के साथ खास तौर पर जो पैलेस्टाइन काज है, इसको जो है जिंदा रखा जाए, और फलस्तीन के लिए 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उस पर काम करें। इनहैंसिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अमंग मेंबर स्टेट्स, और जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं एक दूसरे के साथ माशी इक्तिसादी ताउन भी बढ़ाएं। promoting cultural and scientific collaboration to empower Muslim societies, ताकि ये साइंस, एजुकेशन, इसी तरह कल्चर, इसमें भी काम करें, ताकि इनके रिवायात, इनके कल्चरल वैल्यूज, ये सब बरकरार रह सके। इसी के साथ डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान का रोल क्या है ओआईसी में। सो पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, दैट हैज बीन एन एक्टिव एंड वोकल पार्टिसिपेंट इन द ओआईसी। ये अपना एक अहम किरदार अदा कर रहा है, खास तौर पर पैलेस्टाइन इशू को उजागर करने में। ठीक है। पाकिस्तान ने हमेशा से पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया, और इस प्लेटफॉर्म को यूज करके हमेशा इजराइल को क्रिटिसाइज किया, और इजराइल को रिकॉग्नाइज करने से भी इनकार किया। और पैलेस्टाइन और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसका जो सलूशन है 2 स्टेट सलूशन, कि इसराइल का अपना एक स्टेट हो और फलस्तीनियों का अपना स्टेट हो, ये हमेशा से सपोर्ट किया, चाहे वो इस ओआईसी के प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे वो यूएन के प्लेटफॉर्म पर हो। इसी के साथ पाकिस्तान ने ओआईसी का प्लेटफॉर्म यूज करके कश्मीर इशू को जिंदा रखा, और हमेशा कश्मीरियों का साथ दिया, इंडिया को क्रिटिसाइज किया, और दुनिया को, और दुनिया के इतने बड़े बड़े ममालिक को इकट्ठा किया, और डिप्लोमेसी के जरिए जो है ये इशू लोगों तक पहुंचाया, और इंडिया पर जो है प्रेशर डाला कि वो आए, बैठे, और कश्मीर इशू पर बात करें।
साथ में अफगान पीस प्रोसेस की बात करें तो पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश किया कि अफगानिस्तान में अमन आ जाए। खास तौर पर यूएस विड्रॉल के बाद जब यूएस के अफवाज यहां से निकले तो वहां पर तालिबान की हुकूमत आई। लोगों का कारोबार खराब हुआ, उनके बैंकों का पैसा जो यूएस में था वो मुंजमद हुआ। ठीक है, तो उनको जो है क्राइसिस का सामना था। अब उनके क्राइसिस इस बुहरान में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का साथ भी दिया, ओआईसी का प्लेटफॉर्म यूज करके, और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स और एड्स भी, इमदाद भी दिए। इसी के साथ इस्लामोफोबिया जो एक अहम इशू इस दुनिया का समझा जाता है, जो अब एक ग्लोबल इशू बन चुका है, इसकी अवेयरनेस भी पाकिस्तान ने फैलाई। और इमरान खान की हुकूमत में ये रेजोल्यूशन जो है ओआईसी से पहले पास किया, फिर ओआईसी के प्लेटफॉर्म से ये इशू उठाकर यूएन के प्लेटफॉर्म पर रख दिया, और वहां पर जो है एक रेजोल्यूशन उन लोगों ने भी पास की कि 15 मार्च जो है इस्लामोफोबिया डे के तौर पर मनाया जाए। और इस दिन तमाम के तमाम ममालिक यूएन के ये अहद करे, ये प्रॉमिस करे, वादा करे टू काउंटर इस्लामोफोबिया, कि वो इस्लामोफोबिया को अपने अपने ममालिक में काउंटर करेंगे, इसका खात्मा करेंगे। तो ये काम भी इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ था, और पाकिस्तान ने ये इशू जो है इसमें एक लीडिंग रोल अदा किया था। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का एक अहम किरदार है ओआईसी में। ओआईसी की कुछ जाहिर ही बात है अचीवमेंट, सक्सेस स्टोरीज भी तो होगी। ठीक है, तो उसमें एक ये है कि ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिहाज से जब भी कोई मसला आता है, चाहे यमन में हो, सीरिया में हो, पैलेस्टाइन में हो, तो ये लोग फिर इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनकी मदद करते हैं। इंटरनेशनल एडवोकेसी की बात करें, ठीक है, चाहे वो पैलेस्टीनियन का मसला हो, रोहिंग्या मुसलमान जिसको हम यहाँ पर बर्मा के मुसलमान कहते हैं, कश्मीर का इशू हो, तो इसको इंटरनेशनल लेवल पर उठाना, रेस करना, ये भी जो है ओआईसी के प्लेटफॉर्म से होता है। चूंकि यहाँ पर 57 मेंबर स्टेट्स हैं और इसमें ज्यादातर मेजॉरिटी जो है मुस्लिम स्टेट्स की है, तो यूएन में जो वोटिंग जब होती है तो इस प्लेटफॉर्म से जो वोटिंग होती है वो फिर मुसलमानों के हक में ही होती है। तो इस लिहाज से इनके पास यूएन में एक खासा वोट बैंक मौजूद है। तो ये इस प्लेटफॉर्म की एक अहमियत है। इकोनॉमिक कोलैबोरेशन की बात की जाए, सो द ओआईसी जो हैज फास्टर इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स, और इनका अपना एक बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, और ये हेल्प करता है जो अंडर डेवलप्ड मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनका इस बैंक के जरिए हेल्प भी हो जाता है। और साथ में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए मुसलमान मिल बैठकर एक दूसरे के साथ फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बढ़ाते हैं। और हालिया आप लोगों ने देखा कि सऊदी अरेबिया के 130 प्लस जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान का दौरा किया, और यहाँ पर मेमोरेंडम वगैरह जो बिजनेस के थे उनके साइन किए, और कहा कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये भी इस प्लेटफॉर्म की एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। थोड़ा सा अगर देखें कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो जैसे मैंने कहा ये दुनिया का दूसरा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। एक सिग्निफिकेंस तो ये हो गई। दूसरा सिग्निफिकेंस, मुसलमानों की आवाज इस प्लेटफॉर्म से उठती है। तीसरा, यही प्लेटफॉर्म है जिसने पैलेस्टाइन, कश्मीर, इस्लामोफोबिया, टेररिज्म, इतने बड़े बड़े मसाइल को जिंदा रखा हुआ है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज हैं कि मुसलमानों के अपने रिवायात, अपना कल्चर, अपने इंटरेस्ट इसी प्लेटफॉर्म से जो है प्रमोट होते हैं और प्रिजर्व भी होते हैं। तो ये तो इसकी सिग्निफिकेंस हो गई। लेकिन कुछ फेलियर्स भी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। फेलियर्स ये हैं कि बजाहिर तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्टिव
अभी तक जितना भी लेक्चर मैंने दिया, तो ये बड़ा इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन रखता है, लेकिन ये सिर्फ मुंह की बातें हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बिना पर इसको एक इनएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, और कुछ लोग इसको डेड हार्स भी कहते हैं। जब पाकिस्तान कश्मीरियों का आर्टिकल 370 35A अब्रोगेट हुआ, इंडिया ने कश्मीर पर मुकम्मल तौर पर, 2019 की बात कर रहा हूं, मुकम्मल तौर पर कब्जा हासिल कर लिया, और जो है उसके बाद फिर पाकिस्तान पर अटैक किया। ठीक है। जो उनका पायलट भी फिर पाकिस्तान ने पकड़ा था। तो उस वक्त के बाद जो है ओआईसी ने कुछ भी कश्मीरियों के लिए नहीं किया, जिसके जिसकी वजह से हमारे मुल्क के जो पॉलिटिशियन हैं, खास तौर पर जो हसन इकबाल है, उसने कहा था कि ओआईसी जो है दैट हैज बिकम अ डेड हॉर्स। अब ये एक डेड हॉर्स बन चुका है। अगरचे हार्स है, ताकत रखता है, लेकिन अब डेड है, तो डेड से क्या उम्मीद रखना? ये कश्मीर के लिए क्या आवाज उठाएगा? ये मुसलमानों के लिए क्या आवाज उठाएगा? यहाँ पर जितने भी मुमालिक हैं वो अपने अपने मफाद को डिपेंड कर रहे हैं। मुस्लिम उम्मा का जो कंसेप्ट है, दैट इज जस्ट एन आइडियल कंसेप्ट, इट हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी। ठीक है। जो उम्मा का कंसेप्ट है, दुनिया में उम्मा एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। खिलाफत जो है 1924 में खत्म हो चुका है, सल्तनत उस्मानिया के कोलैप्स के बाद। उसके बाद खिलाफत या मुस्लिम उम्मा का कंसेप्ट मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। हर मुल्क अपना अपना मफाद और इंटरेस्ट प्रमोट करता है। तो लिहाजा ये एक डेड हॉर्स बन चुका है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि फलस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आज तक एग्जिस्ट कर रहा है। पिछले साल जब ये मसला बड़ा, अक्टूबर 7 के बाद हमास ने अटैक किया इसराइल पर, फिर इसराइल ने जो है फलस्तीनियन की जो जीनोसाइड है या जो नस्ल कशी है वो शुरू की। ठीक है। उसके बाद ओआईसी ने क्या किया? 40,000 से ज्यादा मासूम लोगों को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, मार दिया गया। अब ओआईसी ने क्या किया? इतना नहीं कर सके कि सीज फायर कर सके, दोनों को कहे कि बस अब आप लोगों ने एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं है, हम आपका मसला हल कर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, तो पैलेस्टाइन क्राइसिस या पैलेस्टीनियन जो क्राइसिस है, इसको हल करने में नाकाम रहा। कश्मीरियों का मसला हल करने में नाकाम रहा, इतनी बड़ी तादाद और इतना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी। तो इससे जाहिरन तो ये बड़ा लगता है, लेकिन ये क्या है? ये टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके दांत नहीं होते, जिसके पास पावर नहीं होता। किस चीज का पावर? फैसला इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है। और ये सिवाय इसके बाकी दुनिया के, इवन यूएन ने भी कुछ ऐसा नहीं किया है कि दुनिया में जो है पैलेस्टाइन क्राइसिस का हल निकाले, कॉन्फ्लिक्ट का हल निकाले, कश्मीर का हल निकाले। उन लोगों ने भी नहीं किया है। लेकिन इसको यहाँ पर क्रिटिसिज्म के हद तक मैंने क्रिटिसाइज किया। लेक ऑफ यूनिटी की बात करें तो यहाँ पर आज भी ईरान भी मौजूद है, सऊदी अरेबिया भी मौजूद है, जो अकीदे के लिहाज से दो डिफरेंट स्टेट्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है सुन्नी और शिया का जो डिवाइड है वो मौजूद है। इस वजह से यहाँ पर यूनिटी भी कम है। और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आए, उस तक इनका जो रिस्पांस था वो भी इफेक्टिव नहीं था, चाहे सीरिया हो, यमन हो, लीबिया हो। ठीक है। इन सारी बातों की वजह से इसराइल को कहा जाता है कि ये एक डेड हॉर्स बन चुका है। लेकिन साथ में ये बता दूं, जब हसन इकबाल ने इसको डेड हॉर्स कहा, तो शाह महमूद कुरैशी जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर था पाकिस्तान का, तहरीक इंसाफ की पार्टी से, उसने कहा था कि आप इसको डेड हॉर्स मत कहें। आप अपने सऊदी जो बिरादर्स हैं, ठीक है, उनको नाराज मत करें, क्योंकि ये यूएन में पाकिस्तान का साथ देते हैं, और इनके पास 57 मेंबर स्टेट्स हैं, और इनके पास वोट रखने का एक बहुत बड़ा हक है। सो इट इज नॉट अ डेड हॉर्स, इट इज इफेक्टिव, particularly at
यूएन लेवल, ठीक है। जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर जो भी इजलास होता है वहां पर रिजोल्यूशन के लिए वोटिंग होती है, तो इसके तो अपने 57 वोट्स हैं। तो आप इसको किस तरह डेड हॉर्स कह सकते हैं? इट इज रेलिवेंट टुडे, ये आज भी रेलिवेंट है। लिहाजा आप इसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल मत करें। अब अपॉर्चुनिटीज देख ले, चैलेंजेस देख ले। तो एक तो चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज ये है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो डिवाइड मौजूद है, जो सुन्नी शिया का जो डिवाइड मुस्लिम दुनिया में मौजूद है, उसको खत्म करना। साथ में यहाँ पर लिखना चाहिए था मुझे, वो था कि आ, एक चैलेंज कश्मीर का मसला हल करना है, और पैलेस्टाइन का जो मसला है इसको हल करना है, और जो मिडिल ईस्ट है, चाहे वो सीरिया है, यमन है, लीबिया है, वहां पर अमन लाना और उनको फिर इकोनॉमिकली प्रमोट करना और उसको ठीक करना, ये इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। साथ में अगर बात की जाए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं। कुछ ममालिक बहुत ज्यादा अमीर है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, और कुछ ममालिक इसमें बहुत ज्यादा गरीब हैं, जिसकी वजह से ये लोग जो है एक दूसरे के साथ इतना प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक चैलेंज है। अपॉर्चुनिटी फॉर लीडरशिप है, तो पाकिस्तान के साथ भी यही एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर पाकिस्तान एक लीडरशिप रोल अदा कर रहा है ओआईसी में। अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान में एससीओ के तमाम मेंबर्स आए हुए हैं, जिसका शुरुआत जो है कल 15 अक्टूबर से हो रहा है। इसी तरह 2022 में भी ओआईसी के जो है तमाम के तमाम स्टेट्स के फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे। उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, CFM, ठीक है। तो CFM 2022 में पाकिस्तान ने कराया था, और उसकी लीडरशिप और सदारत जो थी वो भी पाकिस्तान ने की थी। तो हमारे मुल्क के लिए ये फायदा है कि इन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान एक लीडिंग रोल अदा कर रहा है, और जब पाकिस्तान ये रोल अदा करता है तो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को मिल जाता है, और पाकिस्तान को फिर दुनिया अहमियत देती है, क्योंकि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है जो ये इतना बड़ा इवेंट करा सकता है, तो दुनिया में इतने ममालिक को इकट्ठा कर सकता है, अपना आवाज दुनिया तक पहुंचा सकता है। तो पाकिस्तान फिर कुछ भी कर सकता है। इसी के साथ क्वेश्चन ये भी है कि ओआईसी के लिए पाकिस्तान की क्या अहमियत है? तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर मौजूद है। एक तो ये अहमियत हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमान ममालिक में सबसे बड़ी जो आर्मी है वो भी आपके पास है, ठीक है, जो दुनिया की बड़ी आर्मीज में समझी जाती है। गालिबन 10th पर हमारी आर्मी मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान कई ममालिक के ताल्लुकात में एक मीडिएटिंग सालिस का किरदार अदा कर रहा है। उसमें हमारे पास टर्की है, उसमें हमारे पास सऊदी अरेबिया है और ईरान है। अब हालिया जो आप लोगों ने देखा कि सऊदी अरबिया और ईरान जो रेपरुशमान हुआ, रेपरुशमान का मतलब है कि इन लोगों के ताल्लुकात बहाल हुए और सफारती ताल्लुकात का शुरुआत इन लोगों ने किया, तो उसमें भी किरदार, अगरचि चाइना ने बड़ा किरदार अदा किया था, लेकिन साथ में पाकिस्तान का भी अपना एक रोल है। तो इन तमाम बातों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो ओआईसी है ये एक खास सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन इससे होती है, और साथ में पाकिस्तान के लिए भी अहम है, और पाकिस्तान इसके लिए बहुत ज्यादा अहम है। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।